क्लास 12 जीव विज्ञान में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जीवों में जनन, और जीवों में जनन में हम आपको नर जननांग को पढ़ा रहे थे। तो नर जननांग पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसमें हम परागकण की संरचना में बता दिए हैं और आधार संरचना के आधार पर उसके प्रकार बता चुके हैं। तो आगे देखिए, अब बात करेंगे परागण क्या होता है। तो सबसे पहले जानना यह है कि जो परागण है वो बना किससे है। तो अगर हम इसको सिंपली दो भागों में तोड़े तो देखिए, एक बार टूटेगा परा और एक गढ़ बनेगा। तो गढ़ को लेते हैं, यहाँ लिखते हैं परागकण। ठीक है, पराग मतलब भाग जाना, ठीक, और परागण माने परागकण, यानी परागकण का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, परागण। अगर हम किताबी भाषा के हिसाब से ले तो क्या होता है कि परागकण का किसी भी माध्यम से, जैसे जल, हवा, मनुष्य, पक्षी, जंतु एवं कीट पतंगे इत्यादि के माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है वही हमारा कहलाता है परागण। अब बात करते हैं कि जो परागण है, परागण के प्रकार कितने हैं। ठीक, परागण के प्रकार। तो जो हमारा परागण होता है, परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है हमारा परपरागण। ठीक, स्वपरागण और परपरागण। तो जो स्वपरागण होता है इसमें होता क्या है, देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो स्व माने होता है अपना, परागण को अगर ले तो पराया हुआ कर, यानी अपना अपने पास ही जब रख जाए। यानी जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के पुष्प के, उसी पुष्प के या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी भी माध्यम से पहुंच जाता है तो उस प्रकार वह या इस प्रकार का परागण स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण किसी भी माध्यम से उसी पौधे के उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इस प्रकार का परागण स्वपरागण कहलाता है। ठीक, आगे देखिए, तो ये रहा हमारा स्वपरागण। तो क्लास 11 में आप सबको पढ़ाया गया है ये अच्छी तरह से, एक बार देख लीजिए किताब काफी खोल कर उसमें। अब आ जाइए परपरागण पर। तो परपरागण क्या है, जब किसी पौधे का परागकण, यानी जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस प्रकार का परागण परपरागण कहलाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कीट पतंगे हैं, जरूरी नहीं है कि उसी जाति के पुष्प के ऊपर, पौधे के पुष्प के ऊपर बैठे, वो विभिन्न प्रकार के पौधों के पुष्प के ऊपर भी बैठ जाते हैं। तो क्या होता है कि लोग, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा बताइए कि जैसे किसी पौधे के पुष्प है या किसी दूसरे चीज का पुष्प है, अगर उस पर कोई कीट पतंगा बैठ करके किसी दूसरे जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तब पर भी उसका परागकण उसके पास पहुंच जाता है। तो क्या इस समय
कोई पौधा है, मतलब निषेचन होने के पश्चात कोई पौधा बनेगा या बीज बनेगा तो क्या होगा। तो देखिए वो पहुंच तो जाता है, मगर ये हर जीवधारी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि वह अपने जाति के ही लोगों को पसंद करते हैं। तो ऐसा पौधों में भी होता है, क्योंकि उसका केमिकल नेचर, हर पौधों में केमिकल नेचर समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो जिस पौधे का जैसा केमिकल नेचर होता है वह उसी पौधे के परागकण को सेलेक्ट करता है, तभी निषेचन संभव है, वरना निषेचन संभव नहीं है। तो परागण तो हो गया मगर निषेचन नहीं होगा तो नए बीज नहीं बनेंगे और नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। यही होता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि गुलाब में भी बीज बनता है, तो उसका बीज क्यों नहीं जानता या क्यों नहीं उगता है। तो जो गुलाब का पौधा होता है उसमें बीज तो बनता जरूर है, मगर उसका बीज फर्टाइल नहीं होता है, स्टेराइल होता है। यानी स्टेराइल का मतलब है वह आपको देखने में अच्छा लगेगा, खूबसूरत रहेगा, मगर वो नए जातियों की उत्पत्ति या नए जीवधारियों की उत्पत्ति स्वतः या बीज के माध्यम से नहीं कर सकता है। तो वही होता है हमारा ऐसा, यानी पर परागण ये हुआ। अब हम आगे बात करेंगे, पर परागण खत्म हो गया, नर जननांग खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा आता है मादा जननांग। पौधों में मादा जननांग, ठीक है। तो जो पौधे का मादा जननांग होता है उसमें मुख्य रूप से हमारे 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग हमारा जो दिखाई देता है सिंपली वह वर्तिकाग्र है। इसके बाद जो दूसरा हमें अच्छी तरह दिखाई देता है वह वर्तिका है, और जो तीसरा दिखाई देता है वो हमारा होता है अंडाशय। मतलब ये दिखाई तो नहीं देता, ऊपर से देख सकते हैं आप, मगर पुष्प को उसका कैरोला और कैरेक्स हटाने के बाद ही दिखाई देगा। और ये जो वर्तिका है बिना कैरेक्स कैरोला के निकाले आराम से देख सकते हैं आप। तो देखिए ये हमारा वर्तिका और अंडाशय, ये हमारे पुष्प का यानी जो हमारा पौधा है उसका पुष्प है, उसका जो मादा जननांग है 3 होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि वर्तिकाग्र क्या होता है। देखिए वर्तिकाग्र जो होता है यह वर्तिका का सबसे अग्रभाग होता है, जो कि गद्देनुमा, रोएदार एवं चिपचिपे प्रकृति का होता है। वर्तिकाग्र को पराग करके उतरने का स्थान बोला जाता है। जिस प्रकार से हवाई जहाज या अन्य सभी वाहनों को रुकने के लिए एक उचित स्थान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पराग कण को भी उतरने के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है। तो पौधों में जो स्थान है वह वर्तिकाग्र है। इसे इंग्लिश में अगर बोले तो द लैंडिंग पार्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन इज स्टिग्मा, ठीक है। यानी स्टिग्मा को पॉलन ग्रेन के लैंडिंग पार्ट बताए जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं वर्तिका में। तो जो वर्तिका होता है, वर्तिका एक नली के समान ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक नली के समान संरचना होता है, जो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के बाद जो पराग नलिका होती है उसे अंडाशय तक पहुंचने की या अंडाशय तक पहुंचने के लिए रास्ता प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यानी वर्तिकाग्र समझ में आ गया, वर्तिका समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा बचता है अंडाशय। तो अंडाशय के बारे में हम बात करें तो जो अंडाशय होता है
वह मादा जननांग का यानी पुष्पों का मुख्य मादा जननांग का यानी मादा जननांग का सबसे मुख्य पार्ट होता है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं अंडाशय के बारे में। तो देखिए, जो अंडाशय होता है वह विभिन्न कुल के पौधों में विभिन्न प्रकार का होता है। तो जो अंडाशय के प्रकार हैं या बीजांड है, बीजांड में ही होता है। तो बीजांड विभिन्न प्रकार के होते हैं और बीजांड आपको पढ़ना है। अगली वीडियो में हम बताएंगे बीजांड कितने प्रकार के होते हैं और बीजांड की संरचना कैसी होती है। आज हम थोड़ा सा बीजांड की संरचना के बारे में बात करेंगे। बीजांड के अंदर हमारे होते हैं अंडाशय वगैरह। तो देखिए, अगर एक हम सिंपली बीजांड की संरचना बनाएं, ठीक है। देखिए, जो एक हमारा मादा जननांग है, मादा जननांग में बीजांड है। जो बीजांड की संरचना होती है, यह मुख्य रूप से इसमें अगर हम देखें तो हमारा एक सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और एक द्वितीयक केंद्रक होता है तथा उसमें एक माइक्रोफाइल और एक चेलेजा होता है। चेलेजा की तरफ एंटीपोडल सेल होते हैं तथा माइक्रोफाइल की तरफ सिनर्जिड्स और एक सेल होते हैं। माइक्रोफाइल का मतलब होता है सूक्ष्म छिद्र या इसको हम कहते हैं अंडाशय छिद्र। तो ये जो हमारा अंडाशय छिद्र है, इसी छिद्र से जो हमारा पॉलन ट्यूब होता है वह इस अंडाणु के पास पहुंचता है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वह भी आगे होता है। तो मादा जननांग में हमारा आप वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय देख लीजिए। तो जो हमारा अंडाशय होता है या बीजांड होता है वह 7th सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। देखिए 7th सेल का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 देख रहे हैं आप, आसानी से देख सकते हैं कि ये इसमें 6 यानी 7 सेल हैं, 7 कोशिकाएं हैं
और 8 न्यूक्लिएटेड बोला जाता है, यानी 8 केंद्रकीय बोला जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 7 ही केंद्रक समझ में आएंगे, यानी 3 ऊपर, 1 बीच में और 3 नीचे, 3 3 6 7। मगर जो यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों करते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस मिले हुए हैं और इसकी जो प्लॉइडी होती है ये 2n होती है और बाकी सबकी प्लॉइडी n होती है। ठीक है, यानी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो द्विगुणित होता है, इसलिए इसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो हो गया ना 8 न्यूक्लिएटेड 7 से, ये बोर्ड में पूछा जाता है डिजाइन में कैसा होता है, क्वेश्चन दे देगा आपको और आपको विकल्प दे देगा 7 से 8 न्यूक्लिएटेड 6 से 7 न्यूक्लियस ऐसे मिलता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। तो हमारे डिजाइन की संरचना थी। अब हम इसकी बात करेंगे कि जो अंडाशय है उसमें अंडाणु का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, जो हमारा अंडाणु होता है यानी जो मेगा स्पोरेंजिया होता है, ठीक, बीजाणु जिसको हम बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजिया में होता है मेगा स्पोरेंजिया, और मेगा स्पोरेंजिया में बनते हैं हमारे मेगा स्पोर, वो भी किससे, तो मेगा स्पोर मदर सेल से, यानी मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल से बनते हमारे क्या, मेगा स्पोर। तो देखिए होता क्या है, जब मेगा स्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियासिस होता है तो फर्स्ट मियासिस के थ्रू यानी पहले अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसमें पूर्ण रूप से विभाजन नहीं होता है, वो मेटाफेज फर्स्ट में जाकर के रुक जाता है। उसके बाद जब उनमें पुनः द्वितीयक या दूसरा अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो फिर एक सेल से 2-2 सेल का निर्माण होता है, तो पूरे 4 सेल हो जाते हैं। इससे 4 सेल का निर्माण तो हो जाता है, फिर ये अपने आप को T के संरचना में या अदर स्ट्रक्चर में सेट करते हैं। सेट करने के थ्रू होता क्या है, इनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 3 मर जाते हैं, बचता एक ही है। तो इसलिए यह भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान कितने मेगा स्पोर का निर्माण होता है। यानी जब एक अर्धसूत्रीय विभाजन का पूरा चक्र खत्म होगा तो कितने मेगा स्पोर का निर्माण होगा जो कि लिविंग होते हैं, तो 1। अगर केवल निर्माण की बात करें तो 4, अगर लिविंग की बात करें तो 1। देखें, जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक। अब इसमें होगा हमारा मियासिस फर्स्ट होगा, जब मियासिस फर्स्ट होगा तो इससे 2 सेल का निर्माण होगा, ठीक है। 2 सेल का निर्माण होगा जरूर, मगर जो इनकी प्लॉइडी होगी वह यह होगी, क्या होगी, यह। और जो हमारा मेन सेल है इसकी प्लॉइडी 2n यानी यह द्विगुणित होती है। अर्धसूत्रीय विभाजन का मतलब होता है अब हमारे आधार सूत्री बने गुणसूत्र, यानी ऐसा विभाजन जिसमें या जिससे बने नए सेल में गुणसूत्रों की संख्या उसकी मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी रह जाती है, उसे कहते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। तो देखिए, इस अर्धसूत्रीय विभाजन के थ्रू 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है और इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी है। यहाँ पर हमारा हुआ है मियासिस फर्स्ट। अब जब दूसरा स्टेज में जब मियासिस सेकेंड स्टार्ट होगा, यानी जब मियासिस सेकेंड स्टार्ट होगा तो उस समय भी
इन दोनों सेल से दो दो सेल का निर्माण होगा। बट यहाँ पर जो सेल होते हैं, जो नए सेल बनते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या उनके मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। यानी इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या ये नहीं होगी, कितना यह। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अर्धसूत्रीय विभाजन से केंद्र होता है वह एक प्रकार का समसूत्रीय विभाजन होता है, इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या इनके मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होता है। अगर यहाँ पर भी आधा हो जाएगा तो ये अगुणित से भी अगुणित हो जाएगा, यानी इससे जो नया ऑर्गेनिज्म आने वाला है उसमें गुणसूत्र की संख्या पूर्ण ही नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए अगर इसमें टोटली गुणसूत्र संख्या 12 है तो इसमें 6 होगा, इसमें भी 6 होगा। ये मादा युग्मक है, उसके बाद जब नर युग्मक आएगा तो नर युग्मक में भी 12 रहेगा, 12 से 6 होगा, फिर 6 से 6 होगा। जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों मिलेंगे फिर टोटल मिला करके 6 और 6 12 हो जाएगा। देखिए ये इसके बराबर हो गया या ये इसके बराबर होगा, यदि नर होगा तो इसके बराबर, मादा तो इसके बराबर। तो इसलिए होता है जो अर्धसूत्रीय विभाजन से केंद्र होता है, गुणसूत्रों की संख्या को मेंटेन करने के लिए ही वह एक प्रकार का समसूत्रीय विभाजन होता है। समझ में आ गया होगा? ठीक, तो ये हमारा, अब इनमें से 4 सेल तो बन गया, 4 सेल बन गया, मगर इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, ये 3 खत्म हो जाएंगे, बचेगा केवल 1। और ये अच्छी तरह से विकास करके एक अच्छा क्या बनाएगा, एक अंडाणु बनाएगा। जब ये अंडाणु बनेगा, जब शुक्राणु से या परागकण से निषेचित होगा तो एक बीज का निर्माण करेगा। ठीक, ये मादा जननांग में ये भी पूरा हो गया। अब इसके बाद परागण हो गया, एक टॉपिक छूट गया है, वो है परागकण का अंकुरण। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, परागकण का अंकुरण। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है परागकण किस चीज का बना होता है, तो परागकण स्पोर्पोलिनी का बना होता है, तो छूट गया था। ठीक, और देखिए परागकण का अंकुरण होता कैसे है, इसमें क्या अंतर है, और इसमें से भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में भी 3 नंबर में भी। तो जो परागकण का अंकुरण है देखिए कैसे होता है। हमने बताया था कि जो परागकण है वह 2 लेयर का होता है, तो इसका जो सबसे आउटर लेयर होता है वह एक्साइन होता है, जो कांटे के समान या रोईदार या रुई के समान या विभिन्न आकार का हो सकता है। और जो इसका एंटाइन परत होता है वो नॉर्मल होता है, सिंपल ही होता है। तो इसके एक्साइन लेयर में जगह जगह जर्मपोर पाए जाते हैं। ठीक, क्या होता है जर्मपोर या पालेनपोर भी कह सकते हैं। तो जो जर्मपोर है ये इसका होना क्यों जरूरी है कि जो एक्साइन में जर्मपोर पाए जाते हैं इनका सबसे मुख्य कार्य है कि पालेन जर्मिनेशन के समय पालेन ट्यूब को बाहर निकलने में सहायता या रास्ता प्रदान करते हैं। देखिए अगले स्टेज में क्या हो गया, मान लीजिए हमारा कोई पॉलन ग्रेन है, इसका जर्मिनेशन हो रहा है, तो एक्साइन लेयर में तो हमारा जर्मपोर है, मगर जो एंटाइन लेयर है, एंटाइन लेयर ही जो हमारा तो है पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। ये हमारा एंटाइन है और ये एक्साइन है। ठीक, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका जर्मपोर। ठीक है,
जो अगला स्टेप आएगा कि जब अंकुरित करना स्टार्ट करेगा तो जो इसके एंटाइन लेयर है वह धीरे धीरे इलांगेट होना प्रारंभ हो जाता है। यह धीरे धीरे इलांगेट होना प्रारंभ कर देता है। ठीक, जब ये इलांगेट हो जाएगा विस्तार हो रहा, फिर अगले स्टेज में ये थोड़ा बढ़ेगा, यानी बड़ा होकर के वह जर्म पोर से थोड़ा बाहर निकलेगा। किसी भी जर्म पोर से बाहर निकल सकता है, जरूरी नहीं किसी से निकले। ठीक है, तो ये हमारा इलांगेट हुआ है और लास्ट स्टेज में ये बहुत ज्यादा इलांगेट होकर के एक ट्यूब के समान संरचना बना लेता है, जिसे हम पालेन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, पालेन ट्यूब। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि जो पालेन ट्यूब होता है उसमें कितने मेल न्यूक्लियस होते हैं। तो जो पालेन ट्यूब होता है उसमें 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं। टू मेल न्यूक्लियस और एक होता हमारा गाइडिंग न्यूक्लियस। ठीक, और ये हमारा पालेन ट्यूब है। समझाया? तो इसमें गाइडिंग न्यूक्लियस का क्या काम होता है? गाइडिंग न्यूक्लियस इसको मार्गदर्शन का काम कराता है। और इसमें 2 न्यूक्लियस जो होते हैं, ये 2 न्यूक्लियस दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। तो ये हमारे पालेन ट्यूब का अंकुरण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे। जैसे क्लास 11 में सारा चीज पढ़ाया गया है, ध्यान से अगर पढ़ेंगे एक बार टॉपिक खोल के तो आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं इसमें। अगला टॉपिक हमारा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो निषेचन क्या होता है? कल पढ़ाएंगे क्या? क्या देखेंगे निषेचन को? आज के लिए इतना ही।